अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हस्ती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे जनाब, क्योंकि आज वीकेंड है और वीकेंड मनाने की भी आप लोगों ने तैयारी कर रखी होगी। और चूँकि हमें मोबाइल, टीवी और जदीद गैजेट्स ने ऐसा घेरे हुआ है कि हम जो बागों की या जंगलों की सैर करना ही भूल गए हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, मानते भी हैं कि जो गैजेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरटेन करते हैं, पर उनमें ऐसा भी क्या हुआ कि हम इस कुदरत को और इसकी खूबसूरती को मुकम्मल इग्नोर कर देते हैं। अप्रैल का महीना चल रहा है और इसे अदब की दुनिया में ना बहुत ही खूबसूरत मंथ तस्वर किया जाता है और आप देखेंगे कि इस महीने में आपको हर तरफ फूल खिले हुए नज़र आते हैं, हर तरफ आपको रंग बिरंगी बहारें दिखाई देंगी। मगर बड़े ही दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि हम में से बामुश्किल ही 5 या 10% ऐसे खुश नसीब होंगे जो रोज़ किसी पार्क में या किसी बाग में सैर के लिए जाते होंगे और अपने जो मूड है उसको प्लेजेंट करते होंगे और आराम व सुकून से वहाँ पर ठहर कर नेचर की ब्यूटी का जो तजुर्बा है वो लेते होंगे। हमें न जाने कुदरत के इन इनामात से लगाव क्यों नहीं है, न जाने क्यों हम इन अनोखे तजुर्बों को ज़रूरी नहीं समझते हैं। सच तो ये है कि हमें अपनी मामूल की ज़िंदगी से हट कर या कट कर कुछ वक्त महज हमें नेचर के साथ बताना चाहिए। गैजेट्स भी हों, सोशल मीडिया भी देखें, मगर अपनी रूटीन को ऐसे बनाएं कि आप हर एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में बैलेंस आउट कर सकें। ये हमारी इम्बैलेंस रूटीन का ही नतीजा होता है कि हमारी लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन जैसी जो बीमारियां हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करती जा रही हैं और हम बिला वजह ही तन्हाई पसंद होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जनाब तन्हाई पसंद होना कोई बुरी बात है, मगर जिस तरह की हमारी तन्हाइयाँ होती जा रही हैं ना, इससे बेहतर ये है कि हम जनाब नेचर के साथ ख़ुद को कनेक्ट करने की कोशिश करें। मोबाइल लेकर हम किसी कमरे में बंद पड़े रहते हैं और रात गए तक बिला वजह हम स्क्रीन देखने से हम उसके साथ ही कह लें कि लिंक रहते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा? ये सरासर जो है वक्त और ज़िंदगी का ज़िया है। सच कहूँ तो ये एक टेरेबल किस्म की आदत बन चुकी है जो दिमाग की कुदरती सलाहियतों को ख़त्म कर रही है। इसके बरक्स अगर देखा जाए ना, तो वो चीज़ जिसको हम अहमियत नहीं दे रहे हैं, यानी कि नेचुरल ब्यूटी, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही यूज़फुल है। फिर चाहे किसी पार्क की सैर हो, किसी आप नहर किनारे दरख्तों के साथ चंद लम्हों की तन्हा गुफ्तगू कर लें, वो आपको दोबारा उसी नई ज़िंदगी दे सकती है, आपको रिफ़्रेश बना सकती है, आपको फ्रेश कर सकती है। साथ ही साथ कुदरत बहुत ही कुछ हमें सिखाती है। एक जनाब इंग्लिश पोइट है, बड़ी ही फेमस पोइट है, जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। वो कहा करते थे कि जब मौका मिले ना, तो चीज़ों की असल रोशनी को या उसकी असल रोशनी की तरफ जाओ, और असल रोशनी से मुराद इसकी ये थी कि उनकी कुदरत की तरफ जाओ। फिर कुदरत तुम्हें उनके मुतालिक ऐसे ऐसे लेसन्स देगी जो तुम्हें सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। सच कहूँ ना, तो कुदरत की खूबसूरती में एक अजीब कह लें कि करिश्माती जो आर्ट है जो आपको अपनी तरफ खींचता है। अगर हम उसे एक ख़ास ज़ाविये से देख लेना, तो उसका जादू हमारी रूह तक में उतर जाता है। उसकी जो लज्जत है, उसका जो एसेंस है, हमारे मिजाज का यूँ हिस्सा बनता जाता है कि जिसकी जो एसेंस हमारी ज़िंदगी हमारे साथ रहता है जब तक हम जीते रहते हैं। और जिस पोइट की मैं बात कर रही थी, उनका तो ये भी है कि कुदरत को एक बेहतरीन उस्ताद उन्होंने कहा है। और इसी तरह एमर्सन को देख लें, वो भी कहती थी कि हम वैसे तो शिकवे करते रहते हैं कि इस दुनिया में कहीं सुकून नहीं है हमारे लिए, हर तरफ बेसुकूनी है, मगर हमारा ये शिकवा बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? कि हम इस कायनात को तब तो देखते नहीं हैं कि जब ये मुस्कुराती है। अब हमारे जहनों में आएगा कि जनाब ये किस तरह मुस्कुराती है, ये कायनात किस तरह मुस्कुराती है, जब ये हर चीज़ को अपनी तरफ एक ख़ास कशिश से लुभाती है ना। वो कहते थे कि अगर ज़मीन को मुस्कुराते हुए देखना है ना, तो फूलों को जाकर देखो, क्योंकि ज़मीन इन फूलों के ज़रिए से ही मुस्कुरा रही होती है। कितनी खूबसूरत सी बात है। मगर हमारा अलमिया ये है अनफॉर्चुनेटली कि हम बस रिवायती तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ना कोई नया
अंदाज़ अपनाते हैं और ना ही दूसरों से जुदा फ़ैसले लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अलग होने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी जो गैर मामूली है वो नहीं कर सकते और ना ही हमें मिलता है। इस बात पर मुझे एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बड़ी खूबसूरत सी बात है जो मुझे याद आ गई है कि उन्होंने कहा, बड़े मशहूर अपने ज़माने की उन्होंने नज़्म भी लिखी थी इसके ऊपर। उसमें लिखा था कि जंगल की तरफ दो रास्ते जा रहे थे, एक रास्ते पर बहुत रश था लेकिन दूसरे पर कोई भी नहीं जा रहा था, वहाँ पर रश नहीं था इतना ज़्यादा। तो जनाब मेरे साथ वाले उस रास्ते को चुन रहे थे जिस रास्ते पर हुजूम था, मगर मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कोई नहीं था। और उन्होंने लिखा कि मेरी ज़िंदगी को इस वाहिद फ़ैसले ने बदल के रख दिया। इससे हमें यही सबक भी मिलता है कि हमें भी ऐसे रास्ते चुनने चाहिए कि जिनको बहुत ही कम लोग चुनते हैं। यकीन करें कि ये नायाब रास्ते हैं और इन रास्तों का जो सफ़र है ना वो आपको नायाब भी बना देता है। और आज से आप भी कुदरत के नज़ारे लें, कुदरत के साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करने की कोशिश करें, इससे पहले कि मौसम तब्दील हो जाए और आप इस खूबसूरती से महरूम रह जाएं। सुबह या शाम के वक्त फूलों के जो नेचुरल उनका जो एक एसेंस होता है या उनके साथ गुफ्तगू करने की, दरख्त के साथ गुफ्तगू करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, बात करना एक बहुत अच्छी थेरेपी है। इससे पहले भी हमने इसके ऊपर बात की हुई है कि ये और दरख्त आपकी बात सुनते हैं, पौधे फूल आपकी बात सुनते हैं, आपको समझते भी हैं। और अगर आपके पास कोई भी नहीं है और आपको लगता है कि आपकी बात कोई नहीं समझ सकता, तो आप इनसे बात करें, इनसे अपने दिल की बात करें और यकीनन आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जिस तरह मैंने बात की है कि वीकेंड के शो में हमारी ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि हम लाइटेड नोट पर ही आप लोगों से बात करें ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना और आपका वीकेंड भी अच्छा गुजारना है। तो अब हमने बात करनी है कुछ मुस्कुराहट के हवाले से। जिस तरह मैंने बात की है ना कि अगर आप नेचर के साथ होते हैं तो आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और आपका मूड भी खुशगवार रहता है। और आपके मूड में सबसे पहले जो देखा जाता है ना वो आपकी मुस्कुराहट देखी जाती है। और मुस्कुराहट तभी ज़्यादा खूबसूरत लगती है जब आपके दांत अच्छे होते हैं, आपकी ओरल हाइजीन अच्छी होती है, तब आपकी मुस्कुराहट और स्माइल और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। तो आज हमने ख़ास तौर पर अपनी दांतों की सेहत के हवाले से, ओरल हाइजीन के हवाले से बात करनी है कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम होती है, दांतों से खून आने की प्रॉब्लम होती है, या इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद सलमान राशिद मौजूद हैं जो कि हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री। तो उनसे बात करेंगे और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दांतों से रिलेटेड उनसे उनका हल जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा डॉक्टर सलमान, सबसे पहले तो बताइए कि मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं डेंटिस्ट्री की या हमारे दांतों की वो क्या होती हैं जो आप लोगों के पास लोग लेकर आते हैं? अच्छा, मोस्ट कॉमनली हमारी कम्युनिटी के अंदर जो पेशेंट्स जिस प्रॉब्लम से प्रेजेंट होते हैं इमरजेंसी में भी और इवन इलेक्टिवली, वो होता है पेन, यानी कि दर्द की सूरत हाल, दांतों में पेन, दांतों में दर्द में। अब ये दर्द मसूड़े में भी हो सकता है, दांतों में भी हो सकता है। ये मोस्ट कॉमन कंप्लेन है हमारी सोसाइटी में। अच्छा, सेकेंडली मतलब 100 में से 95 या 99% ये लोग आते हैं पेन की कंप्लेन से हमारे पास आते हैं। सेकेंडली आपने जो जिक्र किया बैड ब्रेथ, एक सेकंड कॉमन कंप्लेन है। अच्छा। थर्ड ये होता है कि थर्ड कॉमन कंप्लेन में मसूड़ों से खून आता है। अब उसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है वो आ सकते हैं, मेल फीमेल किसी भी एज ग्रुप से। और फोर्थ आप इसको इस तरीके से रेट कर लें कि जिन लोगों के दांत आगे पीछे हैं, जो अपनी स्माइल से या अपनी अपीयरेंस से, नॉट एस्थेटिक्स, अपीयरेंस से एज सच मुतमईन नहीं है, वो हमारे पास जो है वो लोग प्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टार्ट्स के हमारे पास लोग किस किस कंप्लेन से यूजुअली प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये 4 जो है ये कॉमन कंप्लेंट्स हैं, मोस्ट कॉमन। अच्छा, जिसके लिए आते हैं। तो इसमें रेशो ज़्यादा क्या है, ख़वातीन की है या मर्दों की? अच्छा, जो आप समझ लें कि जो फीमेल्स हैं उनका जो मतलब आप समझ लें जो रिपोर्टिंग है वो ज़्यादा है। अच्छा, वो ज़्यादा है और वो एस्थेटिक, वो अपीयरेंस के हवाले से भी ज़्यादा कंसर्न होती हैं। अच्छा। लेकिन अगर देखा जाए तो मेल्स जो हैं वो यूजुअली जब आते हैं कि जब उनको कंप्लेन पेन की ज़्यादा होती है। पेन की कंप्लेन बहुत कॉमन है, लेकिन अगर मैं जेंडर के हवाले से डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट करती हैं हमारे पास ज़्यादा आती हैं। लेकिन इसका ना डेंटिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा कॉमन
पर्सपेक्टिव कह लें या लोगों के ऊपर एक वो मिथ बनी हुई है कि एक्सपेंसिव बहुत है, तो उसकी वजह से ना लोग किसी छोटे डेंटिस्ट के पास या जितने भी गली मोहल्लों में क्लिनिक्स खुले हुए होते हैं उनके पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन वर्स हो जाती है और फिर उन्हें प्रोफेशन बंदे के पास जाना पड़ता है। तो वाकई ये एक्सपेंसिव है या बस ऐसे ही बातें बनी हुई है? अच्छा, इसमें ना एक डेंटिस्ट्री क्या, मेडिसिन भी, कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ कम्युनिटी का माइंडसेट ये है कि जब कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वर्स होगी तो हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। डेंटिस्ट्री बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, जो हमारी नेग्लिजेंस है अच्छा। वो बहुत एक्सपेंसिव है। डेंटिस्ट्री तो और कोई भी प्रोफेशन एक्सपेंसिव नहीं हो सकता। रीज़न क्या है, हमारे मुल्क में ना कोई फॉलोअप पे जाता है, ना कोई रेगुलर विजिट्स होते हैं अपने फिजिशियन के पास, अपने सर्जन के पास, अपने डेंटिस्ट के पास। जब वो रेगुलर विजिट्स नहीं होते अच्छा। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि हो रही होती हैं और हमें पता नहीं होता। लेकिन जब वो बहुत आपको डैमेज कर जाती हैं तो जब आप उस टाइम कम्युनिटी जब वो रश करती है टुवर्ड्स देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एट दैट मोमेंट चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं। जो प्रोसीजर्स, जो चीज़ें बहुत कम टाइम में बहुत ही एक रीज़नेबल और इकनॉमिकल उसमें होनी चाहिए थी, वो फिर एक नॉन अफोर्डेबल चीज़ में कहीं कन्वर्ट हो जाती हैं। सो अगर आप नेग्लिजेंस ना करें तो डेंटिस्ट्री का कोई प्रोफेशन भी एक्सपेंसिव नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, इट इज़ जस्ट द नेग्लिजेंस जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा पे करते हैं। अच्छा। बिकॉज हम बहुत ही 11th आवर के ऊपर अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास रिपोर्ट करते हैं जब बीमारी एक्चुअली बहुत वर्स हो चुकी होती है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर सलमान आपके मुताबिक नहीं है ना एक्सपेंसिव? अगर हम जाते हैं ना डॉक्टर्स के पास या डेंटिस्ट के पास, एक क्राउन लगाने का ना 50 से 60 हज़ार रुपए लेते हैं। जो एक प्रोफेशनल बंदे की बात कर रही हूँ, किसी छोटे क्लिनिक पे जाएंगे ना वो 10-20 हज़ार में भी लगा देगा, लेकिन अगर किसी प्रोफेशनल के पास जाए, अगर आपने अपनी वर्स कंडीशन नहीं करवानी है तो 50 से 60 हज़ार से वो एक क्राउन लगाने का लेते हैं। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, प्राइवेट डेंटिस्ट्री के अंदर शायद कहीं ऐसा है। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यहाँ जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके अंदर जो, और वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। मेरी अपनी ख़ुद की पोस्ट ग्रेजुएशन एक पंजाब के एक बहुत हाईली रिकग्नाइज्ड पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट से है। वहाँ जो क्राउन्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो इवन जो अपीयरेंस वाइज जो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री है, दैट इज़ वेरी मच रीज़नेबल। इफ़ वन कैन नॉट अफोर्ड द प्राइवेट डेंटिस्ट्री तो वो वहाँ जाएँ। और गवर्नमेंट ने तमाम फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ पंजाब गवर्नमेंट ने दी हुई हैं। मतलब मैं इसका आई विटनेस हूँ कि मेरी 6-7 साल की वहाँ की ट्रेनिंग है और वहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ हर मतलब इंडिविजुअल आता है, आइदर दे बिलोंग टू एनी वॉक ऑफ लाइफ, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। टोटल पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है स्ट्रिक्टली। अच्छा, उसमें कोई किसी बंदे को कोई कॉस्ट नहीं पड़ती है? नथिंग। मतलब इट इज़ वेरी मच रीजनेबल कि इफ आई मेंशन सम ऑफ द रेट्स यू विल बी सरप्राइज्ड। अच्छा, वेरी मच या मतलब आई मीन इट्स मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि अगर लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट जाके डेंटिस्ट के पास चेकअप कराना, तो वो उधर जा सकते हैं, उनके लिए आसानी होगी वहाँ। प्लस इसके अलावा वो इंस्टीट्यूट एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। अच्छा। वहाँ BDS भी कराते हैं, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कराते हैं। उन्हीं इदारों से स्टूडेंट्स भी बनते हैं, उन्हीं इदारों से स्पेशलिस्ट भी बनते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि उनके पास कितनी फैसिलिटीज होगी, इक्विपमेंट भी होगा, वर्क पावर भी, मैन फोर्स भी बहुत है, सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग मौजूद है, टीचर्स, प्रोफेसर्स और तमाम किस्म का पंजाब का, आई वुड सजेस्ट पाकिस्तान के सबसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो उस इंस्टीट्यूट में होते हैं। और वहाँ से लोग सर्जन्स बन के, स्पेशलिस्ट बन के, दे जस्ट मूव ऑल अराउंड द ग्लोब और वो अपने मुल्क का नाम रोशन सर्विस कर रहे होते हैं, और वो बिल्कुल सर्विस दे रहे होते हैं। क्या बात है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ पे ना, जैसे मैंने बात की है कि लोग हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते, बॉडी हाइजीन का नहीं ख्याल रखते, तो ओरल हाइजीन का तो फिर बहुत ही दूर की बात है। ऐसे नहीं मैं कह रही कि हर कोई नहीं रखता, कुछ रेशो है अभी भी। अगर आपकी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं होगा, अच्छी नहीं होगी, तो ओवरऑल हमारी बॉडी किस तरह इफेक्ट कर रही होती है? मैडम ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुंह वो वाहिद गेट वे है कि जिससे आपका खाना जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होना है। अगर आपके दांत प्रॉपर मौजूद नहीं है या दांतों में कीड़ा बहुत लगा हुआ है, दैट मीन्स आप उस फूड को सही तरह से च्यू नहीं कर रहे। जब वो च्यू आप नहीं कर रहे, वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम जो है वो समझ लें कि ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो वो हज़म नहीं होगा और फिर वो ज़ाहिरी बात है वो मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अल्सर की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, लोगों को गैस्ट्रिक अपसेट या कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत शिकायत रहती है। फिर इसके अलावा लिवर भी इफ़ेक्ट करता है, बॉडी का तकरीबन हर पार्ट इफ़ेक्ट करता है अगर आपकी प्रॉपर च्यूएबल फूड आपने डाइजेस्ट नहीं किया। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरल कैविटी बिकॉज लाइक आई सेड अर्लियर कि दिस इज़ द गेट वे। आपने गेट पे बहुत अच्छे गार्ड्स बिठाए हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है,
तो सब कुछ इंशाल्लाह अंदर बहुत अच्छा होएगा। और आपके गैस्ट्रिक इश्यूज भी नहीं होंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं फिर वो अगर करवाते भी हैं ना स्केलिंग या कैविटीज़ लग जाती है, इस तरह की कोई चीज़ करवाते हैं, उन्हें सेंसिटिविटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसकी क्या वजह है? अच्छा मैडम, ये सेंसिटिविटी इज़ नॉट रिलेटेड टू के उन्होंने कोई ट्रीटमेंट करवाया, कोई केरीज का ट्रीटमेंट उन्होंने रेस्टोरेशन करवाई। अक्सर जो बहुत या सारे लोग scaling- कंप्लेन करते हुए हमें नजर आते हैं ना, वो यही करते हैं कि हमने कोई ट्रीटमेंट करवाया है, स्केलिंग कराई है, कुछ भी कराया दांतों का, तो उसके बाद हमें सेंसिटिविटी हो गई है। सेंसिटिविटी होती है लेकिन वो 24 आवर्स तक लास्ट करती है अच्छा। मैक्सिमम। और अगर ज़्यादा लास्ट करिए तो उसका क्या प्रॉब्लम हो दैट वुड सकती बी है? अ प्रॉब्लम कि या तो वो अच्छा। कोई और प्रॉब्लम है। देखें, स्केलिंग के लिए हर पेशेंट, हर कैंडिडेट वैसे तो वाइबल होता है, ठीक है। लेकिन बिफोर द स्केलिंग उसकी बॉडी की या ओरल हेल्थ जो है उसको इवेल्युएट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मसूड़े बहुत बैडली इफेक्ट होते हैं, और अच्छा। उसके ऊपर जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो सिचुएशन वर्स होती है। सो नोइंग द मेडिकल कंडीशंस दैट इफेक्ट द पेरिडोन्शियम, जो कि मसूड़े हैं, मसूड़ों को अच्छा। इफेक्ट करती है, उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्केलिंग करवा लेकिन सकता है यूजुअली कोई भी? स्केलिंग रिकमेंडेड है। इवन के फार ईस्ट एशिया के अंदर आपके 6 मंथ फॉलोअप के ऊपर लोग रेगुलर क्लीनिंग करवाते अच्छा। हैं। मतलब इसको क्लीनिंग कहा जा सकता है, स्केलिंग नहीं कहा जा सकता, दांतों की क्लीनिंग नहीं, होती है। इसको दांतों की क्लीनिंग हम ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं, आई वुड सजेस्ट कॉल इट एज स्केलिंग एंड Scaling ही, पॉलिशिंग। अच्छा। ये रिकमेंडेड प्रोसीजर है कि जो आप करवाएं। इवन के मैं यूएस में होता था तो वहाँ भी हम लोग रेगुलर विजिट्स करते थे, करवाते थे, तो बहुत अच्छा कम्युनिटी का रिजल्ट आता था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें पता चलती थी स्टार्ट होने से पहले, बहुत इनिशियल लेवल के ऊपर हमें पता आप चलता उसको था और हम prevent कर उसको सकते हैं। प्रिवेंट करते थे। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, लेकिन दूसरा एक स्केलिंग है और दूसरा पॉलिशिंग भी है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं जी हमारे दांत चमक जाते हैं, वो करवानी चाहिए बिल्कुल यूजुअली करवानी कि नहीं चाहिए। करवानी चाहिए? उसमें ये होता है कि लोग कहते हैं जी ब्लीच लगती है और आपका जो इनेमल होता है, दांत की जो फर्स्ट लेयर होती है, वो ख़राब होने के चांसेस हैं, बिकॉज ज़्यादातर पॉलिशिंग के बाद दोबारा से स्टेनिंग होना शुरू हो जाती है और दांतों के ऊपर वैसा ही हमें वो येलो येलो जो होता है, प्लाग होता है, जो भी है, वो लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, पॉलिशिंग इज समथिंग डिफरेंट और ब्लीचिंग इज एंटायरली डिफरेंट। अच्छा, दोनों डिफरेंट दोनों है। एंटायरली डिफरेंट है। स्केलिंग के बाद यूजुअली पॉलिशिंग रिकमेंडेड है, जो कि एक थिक पेस्ट से की जाती है। उसके अंदर एनामल बहुत ही माइक्रो लेवल के ऊपर कहीं डैमेज होता हो तो होता हो, अदरवाइज नहीं। सेकेंडली, जो ब्लीचिंग एक वाइटनिंग प्रोसीजर है, उसके लिए करने से पहले जो कैंडिडेट है उसकी ओरल हाइजीन को इवैल्यूएट करना और उसके मसूड़ों की हेल्थ को इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वोंट सजेस्ट एवरीवन के वो जाके ब्लीचिंग करवाएं, क्योंकि ब्लीचिंग करवाने की वजह से और प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, मतलब ये नहीं है इसका कि आप दोनों अपनी अपनी मुताबिक आपने जो भी कराना है ये आपकी अकॉर्डिंग टू द According to रिकमेंडेशन the- ऑफ द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के डेंटिस्ट की according। रिकमेंडेशन पे आपने जो है वो ट्रीटमेंट करवाना है। खुद से ब्लीचिंग नहीं करनी। ब्लीचिंग की किट्स भी मिलती हैं। अच्छा, लोग वो अब घर पे कर रहे हैं लोग? ब्लीचिंग की किट्स अवेलेबल होती है और वो किट्स बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, क्योंकि उसके अच्छा। अंदर ब्लीच की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। कोई ब्लीचिंग किट परचेज करने से पहले ठीक उसको है। रीड भी नहीं करता, उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। सो डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनीथिंग, स्पेशली द होम केयर प्रोडक्ट्स। सही है। मतलब ये जो है ना, इस तरह की कोई भी आपने घर पर ख़ुद से ही डॉक्टर या डेंटिस्ट नहीं बनना है। इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली मिलती हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट हमें नज़र आ रही होती है, तो इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, आजकल वेप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। जो भी हम जिस भी बंदे को, यंगस्टर को देख रहे हैं, वो खा लड़की हो या फिर लड़का हो, वेप का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वेप क्या हमारे दांतों को या हमारी ओरल हाइजीन को इफ़ेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? अच्छा, सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कर लें कि वेप इज़ नॉट एन ऑल्टरनेट फॉर द सिगरेट्स। दे आर जस्ट द ई सिगरेट्स। अच्छा। दे आर द स्मोकलेस टोबैको। उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स में निकोटीन होता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल होता है, इसके अलावा ग्लिसरीन होता है, फ्लेवर्स होते हैं और वाटर होता है। अच्छा। ये सारी चीज़ें वेप के अंदर होती हैं और निकोटीन भी होता है। ठीक है, सिगरेट्स का ऑल्टरनेट नहीं है, इट्स एन ई सिगरेट, इट्स अ वेरिएशन ऑफ द सिगरेट एंड इट इज़ इक्वली हार्मफुल एज द सिगरेट्स। ओके। बहुत ज़्यादा फैशन बन गया है कि जी हम वेप करेंगे सो वी लुक कूल। लाइक इन द लेट 90s और 80s एक ट्रेंड हुआ करता था अल्कोहल पीने का बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर और सिगरेट्स पीने का, सो दैट सम हाउ इट मेक्स आवर पर्सनैलिटी कूल। मतलब वो वी शुड नॉट रिकमेंड दैट। वेप के कल्चर को बहुत ज़्यादा डी प्रोमोट करना चाहिए। ओके। सेकेंडली, ओरल हाइजीन बहुत बैडली इफेक्ट होती है। अच्छा। आपका गैस्ट्रिक अपसेट, इवन सम स्टडीज़ शोज़ के फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी इफेक्ट होता है। सो इट इज़ इक्वली हार्मफुल
एज द सिगरेट्स। स्मोकलेस टोबैको के अंदर यूजुअली पहले हुक्का का इस्तेमाल होता था, फिर लोग सिगरेट्स पर आ गए, फिर अब वेप पे आ गए। दे आर ऑल द सेम फैमिली विद डिफरेंट चिल्ड्रन। द फैमिली इज़ द सेम, द निकोटीन फैमिली, एंड बिल्कुल एक ही बात है। दूसरी चीज़, यहाँ लोग हमारे यहाँ ये बात करते हैं कि जी हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और हम बहुत वेप करते हैं या सिगरेट्स पीते हैं। दिस इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़। यू आर जस्ट मेकिंग एन एक्सक्यूज़ फॉर योर सेल्फ। आप अपनी हाइजीन को, अपनी ओरल हाइजीन को, अपनी और हेल्थ को, जनरल बॉडी हेल्थ को ऑन स्टेक लेकर आते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और सेकेंडली, इट्स एन एडिक्शन। Okay. Once you started, it won't be that much easy so that you can stop it. Stop it. हाँ, Stop करने के लिए exactly. Stop करने के लिए cessation programs हैं। उन cessation programs में उसको अपने आप को एडमिनिस्टर करें, उसमें स्टार्ट करें, फिर इसको स्टॉप करें। फिर इसको स्टॉप किया जा सकता है। जिस तरह जो स्मोकर्स हैं वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ते हैं, उस तरह पर वेपिंग का भी यही हो जाता है, आप एडिक्ट हो जाते हो। अच्छा, दूसरा चले, वेप पे तो बात हो ही रही है, बाकी चीज़ें भी बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। ड्राई आइस भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही होती है, उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? अच्छा, ड्राई आइस ना, यूजुअली ड्राई आइस का कॉन्सेप्ट क्या है? ड्राई आइस बेसिकली एक चीज़ होती है कि जिस तरह हम लोग इंसुलिन की या कुछ ऐसी ड्रग्स लेते हैं कि जिसको ठंडा रखने के लिए हमें एक आइस चाहिए होती है, उसको वी कॉल्ड इट ड्राई आइस। यूजुअली ड्राई आइस का जो फ्रीज़र के बाहर से जो ड्रग्स होती हैं ना, उन ड्रग्स को कूल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने के लिए वी कैन यूज़ द आइस सो दैट वी कैन मेक इट कूल उस ड्रग को। लेकिन ड्राई आइस के अंदर यूजुअली अब जो एक नशा बन गया है, उसके अंदर एक ड्रग होता है, उसको हम कहते हैं एम्फीटामीन। एम्फीटामीन बेसिकली एक CNS स्टिमुलेंट है। जो हमारा CNS होता है, जो दिमाग होता है, उसकी तरफ बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्नल्स जो है वो देती है। जिस तरह से आप उस ड्रग की कंसंट्रेशन को ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे, आपका CNS, आपका दिमाग उतना ज़्यादा एक्टिवली काम करता जाएगा, एंड इट्स अ साइड इफ़ेक्ट। उसमें ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा या तो बहुत डिप्रेशन की तरफ में चले जाएंगे या बहुत ज़्यादा यूफोरिया की स्टेट में, जिसमें आप हर चीज़ से बरियोज़िमा होंगे। ये एक प्रॉपर नशा है और जिसकी बहुत बैड इफ़ेक्ट्स आपकी ओरल हाइजीन के ऊपर होते हैं। आपके मसूड़ों से स्मेल आती है, उससे खून आता है, आपके पूरे मुंह में अल्सर बनते हैं, रेडनेस होती है, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ये होता है कि यू आर नॉट इन यू। अच्छा, मतलब आप अपने में नहीं रहते। जिस तरह से आप ड्रग्स को इस्तेमाल करेंगे और इस के आप समझ लें, इस ड्राई आइस के नशे को कंडेम करना चाहिए इस वक्त। यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, हमारी जो यूथ है वो इसको यूज़ करें। एंड आई वुड सजेस्ट फ्रॉम द पैनल ऑफ योर चैनल कि इसमें गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द क्वेश्चन। ये हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट कर रही है, इनफैक्ट हमारी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रही है, और जो चीज़ हमारी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रही है, हम सबको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने लोगों के लिए स्टैंड करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें पेरेंट्स का भी बहुत एक अहम रोल है, जो उन्हें भी थोड़ा सा वॉच करना चाहिए कि हमारे बच्चे किस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, वो क्या कर रहे हैं। इसमें पेरेंट्स भी बहुत एक रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर सलमान, अब जो लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, थोड़े से उनके लिए भी टिप्स दें हमें कि वो घर में किस तरह अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं, उन्हें किस तरह की टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए, किस तरह के ब्रशेज़ यूज़ करने चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो द टेक्निक ऑफ ब्रशिंग ना। हम लोग गलत ब्रशिंग कर रहे हैं और बचपन से ही करते आ रहे हैं, बल्कि सदियों से करते आ रहे हैं हम सारे। और दूसरा ये कि घर में ऐसी कौन सी चीज़ होती है, मतलब छोटे छोटे टोटके हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, क्या वो हमें देखना चाहिए कि बेकिंग सोडा अपने उस पर लगा लें, दांतों पर लगा लें, पेस्ट में थोड़ा सा मिक्स करके, तो वो शाइनिंग आ जाती है, वाइटनिंग हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए घर पे? मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। घर पे अगर आपने करना है तो रेगुलर ब्रशिंग और प्रॉपर टाइम ब्रशिंग को दें, प्रॉपर टेक्निक दें। हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया फोरम्स पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन वो जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं और हम उसको जिस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट, दे आर जस्ट टू डिफरेंट थिंग्स। सो आई वुड सजेस्ट, देखें गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटी देती है, वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ प्रॉपर रेगुलर फॉलोअप करें, अपने आप को इवेल्युएट करवाएं। दे टीच यू एवरीथिंग, द ब्रशिंग टेक्निक, द टाइप ऑफ द टूथपेस्ट। छोटी सी टिप ये है, कोई भी टूथपेस्ट आप परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर फ्लोराइड के मिनिमम कंसंट्रेशन जो नॉर्मल रिकमेंडेड डोज है जो हेल्दी इंडिविजुअल के, दैट इज़ 1000 ppm, जिसको पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, फ्लोराइड की डोज है अगर डेंटिस्ट ने एडजस्ट करनी है, सो यू नीड टू कंसल्ट विद योर डेंटिस्ट या जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। आपको अगर तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स है तो वो आपको फ्लोराइड की कंसंट्रेशन वाले कोई स्पेशल टूथपेस्ट है वो रिकमेंड करेगा, बट रेगुलर विजिट टू द डेंटिस्ट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट इन आवर कम्युनिटी स्पेशली। ठीक है, मतलब आपने जिस अपनी
सेहत का भी ख्याल रखना है और दूसरा कि डेंटिस्ट के साथ लिंक में भी रहना है और विज़िट भी करते रहना है अगर आपने अपनी दांतों की सेहत का ख्याल रखना है। तो हमारे साथ डॉक्टर सलमान मौजूद है। डॉक्टर सलमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और बहुत अच्छी टिप्स आप हमें देकर जा रहे हैं कि किस तरह हमने अपनी जो ओरल हाइजीन है उसका ख्याल रखना है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से और आज हमने बात करनी है ख़ास करके बच्चों की सेहत के हवाले से कि उन्हें हमें क्या देना चाहिए और उनकी जो सॉलिड फूड होता है वो किस एज से हमें उनका शुरू कर देना चाहिए और उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ख़ास तौर पर माएँ ना वो इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा परेशान और फ़िक्रमंद रहती हैं कि जनाब हमारे बच्चे की सेहत अच्छी होनी चाहिए और इसलिए बच्चे की जो 6 माह की उम्र से ही ना वो इसी तरह के सॉलिड आइटम जो है उसको देना शुरू कर देती हैं कि उसका इनटेक बढ़ता जाए और इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो। तो आज इसके ऊपर ही हम ख़ास करके ये सेगमेंट करेंगे कि जनाब हमें बच्चों को किस तरह की जो है वो सॉलिड, जो सेमी सॉलिड या सॉलिड जो ग़िज़ा है वो देनी चाहिए, ठोस ग़िज़ा जिसे कहा जाता है, और किस तरह की ग़िज़ा नहीं देनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे बच्चों की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में डॉक्टर इरेज अली मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर इरेज, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर इरेज, बच्चों के हवाले से आज हमने ख़ास तौर पर उनकी डाइट के हवाले से बात करनी है, क्योंकि जो माएँ होती हैं ना वो बड़ा कंसर्न होती हैं कि हमारा बच्चा है और अगर वो वीनिंग प्रोसेस में आ गया है तो उसकी अब हमने क्या देना है क्या नहीं देना है, जो उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो वीनिंग प्रोसेस मेरे ख्याल से 6 महीने से शुरू हो जाता है बच्चे का। तो उस 6 महीने से क्या हमें बच्चों को सेमी सॉलिड या सॉलिड चीज़ क्या देनी चाहिए, क्या स्टार्ट कर देना चाहिए? अच्छा, बेसिकली इस तरह के 6 मंथ से, क्योंकि हम सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को न्यूट्रिएंट्स उसके प्रॉपर मिलने लगे, लेकिन यहाँ पे मदर्स क्या मिस्टेक कर रही होती हैं कि वो एट वंस ये सोचती हैं कि हमें प्रोटीन, थोड़ी सी बच्चे को एनर्जी चाहिए तो प्रोटीन इनटेक की तरफ हम जाएं। तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। प्रोटीन इनटेक में आ जाता है जैसे हम एग्स देने लग जाते हैं, फिश देने लग जाते हैं, मीट देने लग जाते हैं, बेशक मैश करके दे रही होती हैं या बेशक उसको मिल्क के साथ कंबाइन करके दे रही होती हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट अ राइट पैटर्न। हमें बेसिकली जो प्रोटीन है उसको अपनी लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, इनिशियली हम नहीं करना है, क्योंकि इस तरह है कि जब हम मिल्क के बाद हम सेमी सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं तो जो बॉडी है वो यूज टू होने में थोड़ा टाइम लेती है। अच्छा। बेबी की बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है कि वो ऑलरेडी पहले सिर्फ मिल्क ले रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हम जब उसको फूड दे रहे हैं तो इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट एनीथिंग। इसलिए हमने क्या करना है, जो आयरन रिच फूड्स हैं उसको इंक्लूड कराना है डाइट में। और क्या है आयरन रिच फूड्स, कौन कौन से आ जाते हैं? बेसिकली आयरन रिच फूड्स में हमने इनिशियली फ्रूट्स और वेजिटेबल प्योरीज, इसका इंटेक कराना स्टार्ट करना है। जैसे हम बहुत अच्छी ऑप्शन है कि फ्रूट प्योरी से स्टार्ट करें। एप्पल प्योरी हम दे सकते हैं, बहुत इजीली मैश हो जाएगी, मैश करके उसको बहुत अच्छा फ्लेवर भी मिलेगा और डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी प्योरीज हो सकती हैं, इसके अलावा पीच प्योरी हो सकती है, पियर की हो सकती है प्योरीज, और यहाँ पे भी मैं ये कहूँगी कि अब बनाना प्योरी हम देने लगे। बहुत इनिशिएट कर लेते हैं कि जल्दी हम बनाना ही दे रहे होते हैं, बाकी नहीं दे रहे होते। बनाना बहुत अच्छी ऑप्शन है कि हम सोचते हैं कि उससे बहुत बच्चे को एनर्जी मिल जाएगी क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं, ये और बच्चा हेल्दी भी हो जाएगा, जरा मोटा ताजा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हम ये कर रहे होते हैं कि जो बनाना है वो बहुत से बच्चों में एलर्जी कॉज कर सकता है। अच्छा। तो हमने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बनाना को हम अपनी लीस्ट प्रायोरिटी रखें। एट वंस तो हमने इनिशिएट करना है क्योंकि अभी बॉडी यूज टू हो रही है मिल्क के बाद एट वंस, तो हम एप्पल दे सकते हैं या फिर हम पीच पियर की प्योरी दे सकते हैं। अच्छा, और ये बनानी कैसे है? मतलब बनाना को तो हम सिर्फ मैश करके दे देते हैं ना, तो बाकी उसको भी मैश करके देना है? बेसिकली इसको बेहतर तरीका ये है कि फ्रूट को सिंपली आप मैश करके दें, लेकिन फिर भी इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा एडिशन, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी हो रही है या बेबी अभी नहीं ले पा रहा है या चंक्स बन रहे हैं, क्योंकि चंक्स नहीं बनने चाहिए बेसिकली फूड के ना, क्योंकि उसके दांत तो है नहीं, तो वो चबा नहीं सकते, च्यू नहीं कर सकता, चंक्स नहीं उसके होने चाहिए। तो उसके लिए हम
क्या करते हैं कि उनको कहते हैं कि आप थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल मिल्क का इंटेक अंदर आप थोड़ा सा कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा पानी ऐड करके वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह आप फ्रूट प्योरीज का इंटेक स्टार्ट कराते और हैं। इसमें कोई एडिशनल शुगर या सॉल्ट नहीं ऐड करना, बिकॉज हमारी माएँ सबसे पहले कहती हैं जी टेस्ट डेवलप होना चाहिए ना, तो हम लोग ज़्यादातर शुगरी आइटम जो है वो बच्चों को दे रहे होते हैं। अगर शुगरी आइटम नहीं भी होती है, कहीं हमें फीका लग रहा होता है तो हम उसमें शुगर ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड करना है कि नहीं ऐड? बिल्कुल नहीं, 1 साल तक तो मैं कहती हूँ नो सॉल्ट नो शुगर। हाँ। बिल्कुल आपने कोई व्हाइट शुगर नहीं देनी, कोई सॉल्ट नहीं देना, क्योंकि इस टाइम जो बॉडी है वो आपकी वैसे ही डेवलप हो रही है जिस तरह आप उसको यूज टू कर रहे हैं, हैबिचुअल हो रही है आपकी बॉडी। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सॉल्ट इनटेक कराएं या एडिशनल हम शुगर इनटेक करवाएं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं शुगर से मना कर रही हूँ तो क्या करेंगी माएँ कि वो हनी या जैगरी का यूज़ करेंगी या ब्राउन शुगर यूज़ करने लग जाएंगी। तो हमने बिल्कुल कोई मीठा हमें देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम सिंपल फ्रूट्स जो है वो दें तो वो उनके लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। तो फ्रूट्स के अलावा भी, अब हमने फ्रूट्स की ऑप्शंस तो देख ली हैं, इसके अलावा जब फ्रूट्स आप 1 वीक का गैप रखते हुए उनका जो डाइट है ना उसको आप स्विच करेंगे। यानी ऐसे नहीं करेंगे कि डेली आज हमने फ्रूट प्योरी दे दी, कल हमने वेजिटेबल है उसको इनटेक करा दिया या मैश करके पोटैटोज दे दिया। ऐसे डेली डिफरेंट डाइट बिल्कुल नहीं देनी। क्योंकि बॉडी अभी उसकी यूज टू हो रही है, बहुत सेंसिटिव बेबी है और उसको नहीं पता कि उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी किसी भी फूड की तरफ। तो फ्रूट्स के बाद हम वेजिटेबल्स की तरफ जाएंगे आफ्टर 1 वीक। आफ्टर 1 वीक मतलब पूरे 1 वीक हमने फ्रूट्स का इंटेक उसे कराना है, डिफरेंट फ्रूट्स का, ये भी नहीं कि सिर्फ एक ही फ्रूट पे रहना है। डिफरेंट फ्रूट्स, लेकिन हमने इस तरह करना है कि अगर आप मंडे को एप्पल प्योरी दे रहे हैं, ट्यूसडे को भी एप्पल प्योरी देंगे। अच्छा, ट्यूसडे को 2 डेज का आपने रखना है। इस तरह अगर आप वेडनेसडे को जा रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि चलो पियर प्योरी हम दे लेंगे या फिर हम स्ट्रॉबेरी प्योरी दे लेंगे, इट डिपेंड्स के कौन से वाला फ्लेवर उसको ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो भी आप 2 डेज रखेंगे ताकि बॉडी उसकी यूज टू हो, अडॉप्ट करे, न्यूट्रिएंट्स उसको मिले प्रॉपर्ली। क्योंकि अगर हम प्योरी भी दे रहे हैं तो वो एडवांस इतनी ज्यादा नहीं ले रहा। यानी कि हम कह लें कि 3 स्पून ही वो बड़े खाते हैं, मैक्सिमम भी ले लेगा तो 4 टेबल स्पून ले लेगा। तो हमने 1 वीक के गैप के साथ अब स्विच कर लेना है इसकी डाइट को वेजिटेबल प्योरीज पे। तो वेजिटेबल प्योरीज पे भी बहुत ऑप्शंस आ जाती हैं। अब आप उसको दे सकते हैं कि आप पोटैटोज मैश करके उसको दे दें, स्पिनिच मैश करके आप उसको दे सकते हैं। बिल्कुल स्पिनिच प्योरी आप उसको दें ताकि उसके पास, जिसे हम कहते हैं कि एट वंस आयरन इनटेक उसकी बॉडी में आए। क्योंकि जब हम 6 मंथ्स तक, लेकिन क्या उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा बच्चों के अंदर? बेसिकली इस तरह है कि हम ना यही सोचते हैं, हम अपने टेस्ट को देखते हुए ना हम कहते हैं कि हमें नहीं टेस्ट आ रहा है तो बच्चे को कैसे आएगा? बिल्कुल यहाँ पे इस तरह हो रहा होता है कि जब हम शुरू से ही उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल इंटेक नहीं करवाते ना, तो क्या होता है कि जो बेबी है ना उसकी हैबिट्स ऐसे डेवलप हो जाती हैं कि हम कुछ अर्से बाद कहते हैं कि ये तो सिर्फ जंक फूड ही खा रहा है, ये सिर्फ मिठाई खा रहा है, खाएगा, ये इस तरह की चीजें खाएगा, ये तो फ्रूट्स खाता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि हम उसको स्टार्टिंग से दे ही नहीं रहे होते हैं। तो जब एट वंस वो टेस्ट ही वो फूड करेगा जो आप उसको दे रहे हैं, तो वो उसी की उसको क्रेविंग होगी, वही वो एक्सेप्ट भी करेगा और उसी को वो पसंद करेगा कि मैं आगे। तो फिर क्या, एक तो स्पिनच हो गई, एक पोटैटो हो गया, इसके अलावा और कौन सी? इसके अलावा आप कैरेट प्योरीज उसको दे सकते हैं, कैरेट मैश कर सकते हैं। यहाँ पे एक और अच्छी ऑप्शन है कि आप पीस दे सकते हैं। अच्छा, पीस में बहुत अच्छा आयरन भी मिलेगा और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। लेकिन पीस ऑलरेडी सब कह रहे होते हैं कि बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती है कि वो गले में फंस सकता है या ऐसा कोई इशू आ सकता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि पीस को भी मैश करके होल नहीं देना है, होल नहीं देना, बॉयल कर लें आप उसको। उसके अंदर थोड़ा सा आप अगर मिल्क कंटेंट भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज वाटर के साथ आप उसको थोड़ा सा ब्लेंड करके प्योरी सी बना के वो आप दें तो बहुत अच्छी ऑप्शन बेबी के लिए रहेगी। अच्छा, दूसरा बहुत से लोग कहते हैं कि जिसको हम पंपकिन कहते हैं उसकी भी प्योरी बना के दे सकते हैं, या कद्दू जो घर में हमारे कद्दू भी दे सकते हैं, यूजुअली बनता है, उसकी भी दे सकते हैं। बिल्कुल इस तरह भी है। यहाँ पे ना जो अगर हम पंपकिन भी देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा कई बेबीज में ये इशू कर लेता है कि स्टमक अपसेट कर देता है। अच्छा, ठीक है। मतलब सब में नहीं, लेकिन कुछ बेबीज में। तो ये आप पंपकिन को अगर आप देना चाह रहे हैं ना, पंपकिन प्योरी, तो उसको आप थोड़ा कंबाइन करें किसी और वेजिटेबल के साथ, यानी आप पोटैटो के साथ कंबाइन कर लें कि मेजर आपका मील होगा पोटैटो प्योरी, लेकिन पंपकिन आप थोड़ा सा 1 टीस्पून देके देख लेंगे कि अगर बेबी सही रिएक्ट कर रहा है तो इट्स फाइन, आप उसको कंटिन्यू रखें। बहुत हेल्दी ऑप्शन है, न्यूट्रिशियस ऑप्शन है। अदरवाइज आप उसको अवॉइड कर लेंगे कि अभी चलें, इट्स फाइन, कि अभी स्टमक भी सेंसिटिव है, बेबी भी सेंसिटिव है, तो भी हम। और ये वाली प्यूरीज हमें मतलब 6 महीने से शुरू करनी है और कब तक हम दे सकते हैं बेबीज को? अच्छा, ये आपने इस तरह करना है कि 1 मंथ
यानी कि 6 मंथ जो है सिर्फ प्योरीज पे आपने रहना है। कोई हमें जल्दी नहीं है कि हम उसको एग्स, फिश या ऐसा कुछ प्रोटीन की तरफ जाएं। 1 मंथ के बाद जब 7th मंथ उसका स्टार्ट होगा तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप उसको इन्फ्यूज़ कराने लग जाएंगे बाकी चीज़ें भी, यानी कि अब हम कह लें कि अब हम उसको एग्स इनटेक भी उसको कराएंगे, थोड़ा थोड़ा मीट इनटेक भी उसको कराएंगे, थोड़ी थोड़ी ब्रेड भी मैश कर करके दे सकते हैं, ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंक्लूड कराएंगे। 1 मंथ तक आप प्योरीज देंगे, उसके बाद 7th मंथ से ऑनवर्ड आप बाकी डाइट उसकी थोड़ी थोड़ी वो स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, मतलब जैसे हम लोग राइस भी बच्चों को दे रहे होते हैं, खिचड़ी बना के दे रहे होते हैं हल्के, जैसे चिकन वाला राइस, वो पुलाव जैसे हमारे घर में बनता है बड़ा लाइट सा, नमक और काली मिर्च के साथ भी दे रहे होते हैं, वो भी दे सकते हैं बच्चों को 7th मंथ में या उसके बाद देनी चाहिए हमें? अच्छा, जैसे 6 मंथ का मैंने आपको बताया कि सिर्फ प्योरीज, 7th मंथ में मैंने कहा कि आप सारा कुछ दे सकते हैं, इसमें भी ग्रेन्स आ जाते हैं। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन वैसे किए। यहाँ पे मिस्टेक्स क्या कर रहे होते हैं हम, के ओट्स वैसे बेबी को दे दिए, या कोई भी राइस जो उनसे हम खा रहे हैं खुद से, तो हमने क्या अंदर से वाइट पार्ट निकाल के थोड़ा थोड़ा खिलाते रहे, तो ये हम सबसे मेजर मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं। बाद में हम क्या कहते हैं कि अब बेबी क्या कर रहा है, अगर हम उसको दूध दे रहे हैं तो मिल्क स्पिटिंग कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं गैस्ट्रल रिफ्लेक्स हो गए। तो ये जो इस तरह के जो ग्रेन्स है ना, वो डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगाते हैं। अच्छा। हम अपनी बॉडी में ही देखें तो 2 से 3 घंटे ग्रेन्स की एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में टाइम लगता है, तो अगर वो बेबी है तो उसको तो और टाइम लगेगा। तो एट वंस आप उसको इंट्रोड्यूस ग्रेन से नहीं कराएंगे, 7th मंथ में ही आप इंट्रोड्यूस कराएं, लेकिन उसको आपने क्या करना है कि राइस अगर दे रहे हैं तो राइस वाटर देंगे। अच्छा। ओट्स दे रहे हैं तो ओट्स वाटर देंगे, यानी आप कह लें कि 3 to 4 टेबलस्पून आप ओट्स वाटर देंगे, राइस वाटर से उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। मूंग की दाल का पानी, इससे पानी से इंट्रोड्यूस कराएंगे, राइस नहीं देने हैं? डायरेक्टली राइस नहीं देंगे। अच्छा। एट वंस नहीं हम देंगे, हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि कोई ग्रेन्स उसको रिएक्ट तो नहीं कर रहा है। अच्छा। यानी कि कोई एलर्जी तो नहीं करी। फूड एलर्जीज बेबीज में बहुत ज्यादा कॉमन है, जो ऑलमोस्ट 12 ईयर्स तक रहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, मैक्सिमम 12 ईयर्स तक रहती हैं, उसके बाद रिजॉल्व होने लग जाती हैं। कुछ बेबीज को ये होता है कि चलो जल्दी 1 ईयर में ही खत्म हो गई, 2 ईयर में ही खत्म हो गई, लेकिन हमें पता भी तो चलना चाहिए कि कौन सी एलर्जी कर रही है, अदरवाइज तो बहुत एडवर्स इफेक्ट्स इसके आएंगे। तो इसलिए हमने अगर राइस देने हैं तो इंट्रोड्यूस कराना है कि 2 डेज, जैसे मैंने बताया था कि हर चीज़ 2 डेज देनी है। 2 डेज आप राइस वाटर दें, 3 to 4 टेबलस्पून दें। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है बेबी सही रिएक्ट कर रहा है, इट्स फाइन, तो फिर आप नॉर्मल राइस पे आ जाएंगे। उसको मैश करके कि उसके कोई अंदर चंक्स ना बने हो, तो वो आप देंगे। बिल्कुल इसी तरह ओट्स भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो आप उसको देंगे। एट वंस आप 2 डेज उसको ओट्स वाटर, मूंग की दाल का पानी 2 डेज इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर नेक्स्ट वीक में आप इनको ही कंबाइन करेंगे मेजर मील्स के साथ। यानी हम कह लें कि ऐसे आपका जो 7th मंथ है वो भी इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा आपका इसी तरह। उसके बाद फिर आप मेजर मील्स की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, 1 साल के बाद यूजुअली हम देखते हैं कि हम जैसे सिरिलैक भी खिलाना शुरू कर देते हैं, या थोड़ी सी खीर बना दी, या इस तरह हमने ओट्स खिलाना शुरू कर दिए। तो क्या ये सिरिलैक खास तौर पर, क्योंकि बाहर से डब्बा हम लोग लेकर आते हैं, घर में तो नहीं होता, तो क्या ये खिलाना चाहिए? बच्चे की डाइजेशन प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है इससे? अच्छा, सबसे पहली ऑप्शन तो ये हम देते हैं कि आप हमेशा जो होम कुक फूड्स हैं उसको प्रेफर करें। कोशिश ये करनी चाहिए मदर्स को कि खुद बना के आप दें। आप सीरियल्स भी देखें कि वो किससे बने हुए हैं, यानी कि राइस सीरियल्स आ रहे हैं, व्हीट सीरियल्स आ रहे हैं, तो ये वाली चीज़ें तो आप घर पे भी दे सकते हैं। यानी कि अगर आप नहीं दे सकते, आपको कोई इशू लग रहा है कि वर्किंग मदर्स हैं, या एट वंस आपको लग रहा है कि आप नहीं इतना कुक कर सकते, या आपको नहीं अच्छा फ्लेवर देना आ रहा किसी चीज़ को, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीज़ों का। फिर मैं मना नहीं करती, इट्स फाइन, आप यूज़ करें, क्योंकि बेबी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है ऑब्वियसली। अदरवाइज आप प्रेफर ये करें कि घर में आप ओट्स जो हैं, बार्ले ओट्स आप ले सकते हैं, इंस्टेंट ओट्स आप ले सकते हैं, वो आप बेबी को दें। ओट्स को आप एट वंस इंट्रोड्यूस कराएं। जैसे पहले तो आपने सिर्फ वाटर की फॉर्म में दिया, 1 साल के बाद आप नॉर्मल ओट्स उसको देना स्टार्ट करें। उसको आप एट वंस पहले ओट्स देंगे, उसके बाद कंबाइन कर लेंगे स्ट्रॉबेरी के साथ, या आपने कुछ ना कुछ फ्रूट्स उसके साथ दे दिया, वैसे बेबी को पकड़ा दिया कि वो थोड़ा थोड़ा च्यू करता जाएगा, या फिर प्योरी की फॉर्म में उसको दे देंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि उसके साथ बनाना मैश करके दे सकते हैं, अदरवाइज पोटैटोज मैश करके दे सकते हैं। ये चीज़ें आप उसके साथ कंबाइन करेंगे। एक जो मिस्टेक कर रही होती हैं मदर्स, वो ये कर रही होती हैं कि ओट्स टाइप एक मेजर मील या वीट टाइप मेजर मील उसको दे रही हैं, या रोटी कहीं ना कहीं दे रही हैं, तो उसमें क्या कर रही हैं कि उसके साथ नट्स भी दे रही हैं कि अच्छा बेबी को मिलेगी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि नट्स तो अच्छी ऑप्शन है और वो हम सबको ही पता है कि हेल्दी इनटेक है। लेकिन यहाँ पे इस तरह होता है कि नट्स भी फूड एलर्जीज में ही शामिल होते हैं, यानी कि इसको भी हम कहेंगे कि एलर्जी कॉज कर सकते हैं। अच्छा। तो कभी भी हम नट्स नहीं बेबीज को देते,
यानी Okay. इस तरह नहीं हम करते कि आप 1 साल का भी पूरा अगर बच्चा ड्यूरेशन नहीं हुआ है, हाँ। हाँ 1 साल के ड्यूरेशन में भी आपने क्या करना है कि नट्स ऐसे नहीं उसको डायरेक्टली दे देना कि ये लो आप आमंड्स खा लो, ये लो आप कैश्यूज खा लो, ये लो आप पिस्ताज वगैरह, नहीं ये सारे देने हैं नहीं, उसे। बिल्कुल नहीं देने हमने। नट्स की कोई फॉर्म नहीं देनी क्योंकि ये एलर्जी कॉज कर सकते हैं। अगर आप इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं कोई एक जो बीच में से कोई भी आपको पसंद होगा ड्राई फ्रूट, वो आप पिक करेंगे। यानी आप कह लें कि अगर आप सिर्फ आमंड्स इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं तो आमंड पाउडर की फॉर्म में आप अच्छा। थोड़ा सा लेंगे, Okay. थोड़ा सा टीस्पून उसको यानी बेबी को देंगे। है। अगर आपको लग रहा है कि इट्स फाइन कि ही और शी इज रिएक्टिंग इन अ गुड वे तो फिर आप उसको कंटिन्यू कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल आप ये भी आजकल बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है फूड एलर्जी का भी, और खासतौर पर माँ को नहीं पता चलता है। हाँ, वो माँ तो को वैसे ही नहीं कह देते हैं कि चलो वैसे ही हो गया होगा, या वो बच्चा जो है दूध फेंक देता है या इस तरह कर देता है, तो माँ को नहीं पता चलता। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आपने पहले ख्याल करना है, 1-2 दिन वॉच करना है कि आपका बच्चा उसको डाइजेस्ट अच्छे तरीके से प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जिस तरह डॉक्टर एरिज ने बताया है कि आपने डायरेक्ट मील नहीं खिलाना, जैसे राइस वाटर से करना है या जो लेंटल्स होती हैं उसके वाटर जो है ना, उसका ग्रेन्स के वाटर से पहले उसको इंट्रोड्यूस कराना है, तो फिर जाके आपको पता चलेगा कि बच्चे को उससे कोई रिएक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है। तो आज हमने खासतौर पर छोटे बच्चों के ऊपर बात की है कि उनकी डाइटरी हैबिट्स किस तरह हमने डेवलप करनी है, क्या खिलाना चाहिए। जैसे ही वो 6 महीने के होते हैं, सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड कौन सा इंटेक हम कर सकते हैं। तो उस पर बात करने के लिए डॉक्टर एरिज जल्दी हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर एरिज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और यहीं पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जनाब सैटरडे के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको पता है कि सैटरडे को हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, जो हमने रमज़ान में भी आपको बताया था कि रमज़ान में किस तरह जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इंगेज कर रहा होता है अपने एम्प्लॉयज़ को। रमज़ान पार्टीज़ किस तरह हो रही होती हैं और किस तरह न्यू कमर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने सीनियर से जाके मिल सकते हैं या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो गेन कर सकते हैं। अब चूँकि रमज़ान ख़त्म हो चुका है, रमज़ान पार्टीज़, ईद मिलन पार्टीज़ भी ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब हमने नॉर्मल रूटीन के हवाले से बात करनी है। और आजकल ये पता चल रहा है कि जनाब कॉर्पोरेट सेक्टर जो ना मुसलसल अपने एम्प्लॉयज़ को नौकरियों से फारिग कर रहा है, नौकरियों से निकाल रहा है, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसकी वजूहात हमने आज जानने की कोशिश करनी है कि क्या वजह है। ये बड़ी कंपनीज़ ही हैं जो इस तरह कर रही हैं, ले ऑफ हो रहा है, यहाँ पर छोटी कंपनीज़ जो हैं हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर की, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, और इसकी रीज़न्स क्या है, इस पर आज हमने बात करनी है। अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, तो उनको वेलकम कहते हैं। फवाद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, आप तो नहीं वेट कर रहे थे कि ईद के बाद और रमज़ान के बाद टाइमिंग चेंज और मैं सुबह सुबह जाया करूँ? क्योंकि मैं बहुत वो इसको ना वेट कर रही थी, क्योंकि रूटीन बनी हुई थी ना कि सुबह आके सुकून से मॉर्निंग शो करना है, वो तो हम रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे। एग्जैक्टली नहीं, ये यू आर राइट, उसमें रिकॉर्डिंग में जरा और ग्लिचेस होती हैं, लेकिन आई टू वाज वेटिंग फॉर दिस, तो अब जरा है कि थोड़ा सुकून हो गया उसके बाद। अच्छा, फवाद साहब ना भी वेट कर रहे हो तो मैंने उन्हें कह दिया कि नहीं आपने वेट। अच्छा जी, एम्प्लॉयज़ को क्यों निकाला जा रहा है? और सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये भी आपको बता दूं कि दुनिया भर में ही हो रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है कंपनी से। क्या रीजंस हैं इसके पीछे और क्या किया जाए अगर ऐसा हो रहा है तो? जी मुनीबा, ये बड़ा एक दुखती रग है कॉर्पोरेट सेक्टर की, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयज़ पर ही ज़ाहिर बेस कर रहा है। हाँ। तो अचानक आउट ऑफ नोवेयर समटाइम्स पता चलता है जी कि अब रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, यानी डिपार्टमेंट्स जो है वो इंट्रा डिपार्टमेंटल जो मूवमेंट्स शुरू हुई हैं, 2-3 डिपार्टमेंट्स का मर्जर हो जाता है। अच्छा। या कंपनीज का मर्जर हो जाता है। हाँ। तो 2-4 ये वजूहत होती हैं जिसकी वजह से कंपनीज ने एम्प्लॉयज़ को गुड बाय कहना शुरू कर दिया। तो इसमें आई वुड से इसको एम्प्लॉयज़ के लिए खासतौर में कहूँगा कि टेक इट एज अ न्यू नॉर्मल। अच्छा। ये अब मैं छोटी सी बात आपको बड़ी जैसे एक वो सीरीज आई थी, मुझे याद आ गया नेटफ्लिक्स पे, ऑरेंज इज अ न्यू ब्लैक। ये भी आप कह रहे हैं कि टेक इट इज अ न्यू नॉर्मल? एग्जैक्टली, बिल्कुल, इट इज अ न्यू नॉर्मल। उसकी मैं वजह बड़ी दिलचस्प बताता हूँ। लेट 90s में ना पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम हुआ, एक बैंक ने किया, अब्बू उस बैंक में थे, मुझे इसलिए बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा है। वहाँ पे क्या हुआ कि वन फाइन मॉर्निंग, जिसमें माई मामू टू वाज वन ऑफ देम और एक और हमारे रिलेटिव थे, पता चला कि सुबह वो ऑफिस गए हैं टाई वाई लगा के, सूट पहन के, और मंडे को उन्होंने जैसे नॉर्मल
मेल्स आती हैं, ईमेल तो थी नहीं इतनी आम उस वक्त, तो Post मेल mails आती हैं, हाँ। जी, और वो प्रॉपर एनवेलप में अच्छा। उन्होंने खोली कि जैसे ऑर्डर्स आते हैं, देखा तो यू आर नो मोर रिक्वायर्ड और ओह। दैट्स इट वाज ओवर। पता चला कि ऑन वन नाइट, विद इन वन नाइट 5000 एम्प्लॉइज नेशन वाइड उस बैंक ने फारिग किए। और ये आप 80s की बात बता रहे हैं? लेट 90s। लेट 90s जी की जी बात। जी, लेट 90s ओके। की। तो उसमें फिर ये हुआ कि हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पता चला कि अच्छा अब्बू का नाम लिस्ट में नहीं है, तो जैसे साई ऑफ रिलीफ होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ हुई कि अच्छा कौन लोग गए हैं, क्यों निकले हैं। कुछ दिन के बाद पता चला जी एक ये रिलेटिव चले गए हैं, एक वो दोस्त अच्छा। चले गए। हुआ ये कि उन्होंने इंटरनली इवेलुएट किया। उससे पहले जब पिछला जो ज़माना था उसमें ओवर हायरिंग हो गई थी। अच्छा। ओवर हायरिंग में कुछ जो मुख्तलिफ कंपनीज में बन गई थी, जिसको कहते हैं जिन्होंने इकट्ठे मिल के करते हैं, मेरे ज़हन से अचानक नाम निकल गए, इकट्ठे मिल के जैसे बनाते हैं लॉबिंग वगैरह जो की जाती है, उसमें ओवर हायरिंग हो गई। कुछ सियासी ओवर हायरिंग हो गई, जिसमें एक एक सीट पर 3-3 लोगों को एलोकेट कर दिया गया काम के लिए। ओके। अब वो जो 2 या 1 बंदा एक्स्ट्रा था वो पे ले रहा था, लेकिन ऑफिस नहीं आ रहा काम नहीं कर था। रहा तो था। उन्होंने चुपके से सारा कुछ चेक किया कि किस किस को किया जाए। अब कुछ लोग तगड़े थे, उन्होंने जॉब सेव कर ली, तो उसमें कुछ शरीफ लोग मारे गए, कुछ जो थे जो जेन्युइनली काम नहीं कर रहे थे वो हो गए। लेकिन उस वक्त ये बड़ा सीरियस शॉक महसूस हुआ कि यार ये क्या हो गया। Obviously, अच्छा, जैसे ही उनको निकाला तो जो बाकी लोग थे उनकी उन्होंने पेज को इंक्रीज कर दिया, अच्छा। जिससे जो रहने वाले थे उनको बड़ा सुकून मिला कि ये चलो अच्छा हो गया जो चले गए। इन शॉर्ट कहना ही चाह रहा हूँ कि ये वो फर्स्ट वेव्स थी अर्ली 90s की या पिछली सदी की, जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज लोगों को निकालती थी। ठीक है। और वो लोगों के लिए एक मुसीबत बन जाती थी जो निकलते थे। किसी पर ये ठप्पा लग जाता था कि इसको काम नहीं करना आता, अच्छा। कंपनी ने निकाला है तो कोई गड़बड़ की होगी, ऑब्वियसली। तो वो कोई ये बाय नहीं करता था कि बिला वजह भी हो सकता है। अच्छा। बिला वजह का मतलब है एम्प्लॉय का कसूर ना हो। अब ये है कि पिछले अगर आप देखें, स्पेशली कोविड जो 2020 में आया, और उससे कुछ 3-4 साल पहले से जब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो जब आना शुरू हुआ ना और टेक्नोलॉजी ने आम होना शुरू हुआ, तो अब देखिए एक छोटी सी बात है, ईमेल जब से आई है तो उसको एडवांस किया ये व्हाट्सएप और टेक्स्ट वगैरह ने। व्हाट्सएप पे जब आपको बड़ी बड़ी फाइलें मिल जाती है, तो अब आपको क्या जरूरत है हाँ, कि ईमेल आप जाके खोलें और ईमेल वहाँ पे खोलें जाके, हाँ, और उससे पीछे जाएं, तो आप फिर एक बड़ा सा वो मेल करें, उसको भिजवाएं, एक बंदा हो जो डेटा उठा के जाए और वो मेल करे। तो वो जो सारा स्ट्रक्चर था वो रिस्ट्रक्चर हो गया, चीजें चेंज हो गई, तो इंटरनली भी इस पर इम्पैक्ट आया। नहीं तो सिर्फ जैसे आप कह रहे हैं कि मर्जर हो जाती है, एक्विजिशन हो जाती है, रीस्ट्रक्चरिंग होती है, क्या इसकी वजह से ले ऑफ हो रहा है या कोई और रीजंस भी हैं बिहाइंड द बार के, बिहाइंड द रीजंस और भी हो सकते हैं जिसकी वजह से किया है? ये भी हैं मुनीबा, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो देखने वाले हैं वो जैसे ही मर्जर की आपको न्यूज़ है एम्प्लॉयज को कि 2 बड़ी कंपनीज हैं, एक बड़ी कंपनी है दूसरी को वो एक्विजिशन कर ली है, फर्ज करें, या इक्वल लेवल पे तो मर्ज कर लिया है, तो दैट्स अ टाइम यू नीड टू सर्च आउट के यार कहीं कुछ ना कुछ लिस्ट ऐसी जरूर होगी जिसमें जब भी मर्ज होता है ना, इसका मतलब ये है कि 2 कंपनियां जब मिल रही हैं तो बहुत सारे ऑपरेशंस सिमिलर टाइप के सिमिलर हो जाते हैं। ट्रू। तो फिर और कुछ भी नहीं हो, अगर लेट्स से ले ऑफ ना भी कर रहे हो, तो रिस्ट्रक्चरिंग ऐसी होती है कि एम्प्लॉइज को मूव किया जा रहा होता है। एक्विजिशन में तो 80% एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया ही जा रहा होता है, और मोस्टली छोटी कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं। यानी बड़ी कंपनी ने जब बड़ी मछली छोटी को खाया, तो उसमें छोटी कंपनी के एम्प्लॉइज गो के वो बड़े प्रोफाइल के भी हो सकते हैं, तो उसमें डिपार्टमेंट्स बंद होते हैं। तो इट हैज नथिंग टू डू विद योर परफॉर्मेंस। अच्छा, परफॉर्मेंस के साथ नहीं, अच्छे काम करने वाले लोगों को भी निकाल दिया जाता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए ना, एक जगह पे लेट्स से सेल्स डिपार्टमेंट है, एक कंपनी का एक्विजिशन हुई, दूसरी का भी सेल्स डिपार्टमेंट है। अब इन्होंने भी अपने कंपनी के पिछले मायार के मुताबिक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी, इन्होंने भी दी थी, लेकिन इनका ओवरऑल ग्रोथ रेट 200% था, इनका लेट्स से 120 था। तो कंपनी कहती है कि यार इतना सा हम 6 लोग रख लेते हैं इसमें से, बाकी हमें 10 नहीं चाहिए। सो दिस इज हाउ इट गोज। और समटाइम्स डिपार्टमेंट बंद हो जाते हैं, तो वो जाहिर है उसकी जरूरत नहीं रहती। समटाइम्स ये भी होता है कि जो एक्वायर करने वाली कंपनी है वो कहती है हमारे पास जितना कुछ आप कर रहे थे वो सारा हमारे एम्प्लॉइज कर लेंगे, हम इनको सस्टेन कर लेंगे, बाकियों को गुड बाय कर देते हैं, या फिर नई कंपनी भी डिसाइड मतलब इसमें कोई परफॉर्मेंस का कोई भी वो लेना देना नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस ही बैड है तभी आपको ले ऑफ किया जाए या निकाला जाए कंपनी से, आपको वैसे भी किसी और वजह की और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो ले ऑफ होते हैं, हमारे कई दोस्त हमें मिलते हैं, ले ऑफ होते हैं, हो जाते हैं बेचारे। उस जमाने की मैं जो बात कर रहा हूँ 90s में, तो सुनने में आया था लोगों के हार्ट फेल हो गए राइट देयर जब उन्होंने न्यूज़ पढ़ी। अब ये ऐसा केस एक तो कम है, इट इज़ न्यू नॉर्मल जैसे हमने बात की थी। दूसरा, बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। अगर आपको कंपनी किसी वक्त मजबूरी से निकालती है तो द ओनली रीजन इज मनी, ठीक है, वो पैसे बनाने के लिए कंपनी बनी है, तो आपकी भी काम करने की वजह पैसे कमाना ही है। अगर आपको, जब पाकिस्तान में और दुनिया भर में ट्रेंड आ गया है, जो हमने आपको याद है ग्रोथ जोन का भी एक किया था,
तो 3 से 4 साल में अगर आप उस कंफर्ट लेवल पे आ गए हैं और आपको स्किल्स आ गई हैं, डेवलप हो गई हैं, तो फिर चाहे मर्जर नहीं भी हो रहा, नई स्किल जरूर डेवलप करें। ओके। और अगर फर्ज करें कि ये आपके ज़िंदगी में अब ये बार बार हुआ करेगा, ऐसा होता है, मर्जर एक्विजिशन होती है, रिस्ट्रक्चरिंग होती है, या कोई भी इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं, तो यू शुड हैव अ नेटवर्क, जो हमने बात की थी और रमज़ान की भी आपने बात की। आपका नेटवर्क मुख्तलिफ कंपनीज में होना चाहिए जहाँ पे आप उनसे बात कर सकें कि यार ये कुछ चल रहा है, तो आई डोंट माइंड मुझे यहाँ पे रखते हैं या नहीं रखते हैं, मौके पे दें, लेकिन अगर कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी है तो आप मुझे वहाँ पे बता दें। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज डोंट वरी। अगर कोई ऐसा केस आ रहा है, जो हमने बात की थी, मैंने कहा गूगल पे वर्ल्ड वाइड 18,000 लोगों को भी इन्होंने किया है। ये अभी रिसेंटली, ये अभी परसों कल की न्यूज़ है ये। और इसी तरह से ही मैंने पढ़ रहा था कि गूगल इतनी बड़ी कह ले कि पूरी कम्युनिटी है वहाँ पर, बसती है, दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर है, तो वहाँ से भी निकाल दिया। जी जी बिल्कुल। और ओवरनाइट देयर एंड देन टेस्ला का मतलब कोई पहले नहीं दिया जाता, नोटिस नहीं दिया जाता, ओवरनाइट आपको एक मेल आ जाती है, कल से आपने ऑफिस नहीं। और मजे की बात यह है कि कई कंपनीज ने, जैसे टेस्ला, इवन ट्विटर में जब ये हुआ तो उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ ने मुकदमे किए, तो एम्प्लॉयज़ मुकदमा वो नहीं जीतते क्योंकि उसमें आपने जब एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो लिखा होता है कि मुझे कंपनी किसी वक्त भी निकाल सकती है, और हम लोग एग्रीमेंट नहीं पढ़ते हैं। एज वी नो कि हम लोग कभी भी, किसी ने भी, मुझे नहीं लगता कि किसी ने पढ़ा होगा कि किसी ने पूरा क्लॉज पढ़े होंगे क्या क्या है इसमें। लेकिन पढ़ भी लें, देखिए ये वैसे ही है, ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं ना, लिखा होता है आप इसको क्लिक करेंगे, इसका मतलब आप एग्री कर रहे हैं, तभी आगे जा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो यू इवन इफ यू डोंट रीड, आपने बिल्कुल सही कहा कि नहीं पढ़ते, पढ़ना चाहिए, उसका तो बहुत फायदा होता है। लेकिन अगर आप पढ़ के भी तो साइन करेंगे तो आपको पता होगा कि ये हो सकता है, अवेयरनेस होगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, एज आई सजेस्टेड कि अब ये 90s वाला ज़माना नहीं है, इस वक्त मिलेनियल्स के बाद अब जेनियल्स और जो अल्फा तक सब आ गए हैं। तो आपकी ज़िंदगी में आगे जो करियर के 20 से 25 साल बाकी हैं, उसमें शायद ये 3 से 4 दफ़ा कम से कम ये वाकया होगा। सो आपको जी बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो फिर किस तरह की स्किल सीखनी चाहिए उन लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, कि वो उसकी वजह से सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर? 2-3 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे टॉप ऑफ द ऑल सॉफ्ट स्किल्स में हम अगर बात करें, हमने नेटवर्किंग पे 2-3 सेशन बड़े धांसू किस्म के और फॉलो किए हैं। नेटवर्किंग आपकी होनी चाहिए इंटर डिपार्टमेंटल, इंट्रा डिपार्टमेंटल एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल। ओके, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको मिसाल के तौर पे एक वक्त में आप कस्टमर केयर में काम कर रहे हैं और आपको जॉब से निकाल दिया जाता है या आपको छोड़ना पड़ता है, और आपको पता चलता है दूसरी कंपनी में सेल्स में एक पोजीशन है, तो क्या आप उनका वो सेल्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? यानी आप में वो स्किल मौजूद है, या क्या आप में ये एटीट्यूड मौजूद है कि यार कोई बात नहीं, मैंने 10 साल ये काम किया है और मुझे बहुत अच्छा आता है। अब या तो इक्विपमेंट चेंज हो गया, सिस्टम चेंज हो गया, लेट्स से कस्टमर सर्विस उन्होंने सारी ऑनलाइन कर दी, और आपकी थी फ्रंट एंड की, अब आप क्या करेंगे? आपकी जिंदगी भी माशाल्लाह बाकी है और काम भी करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप देखेंगे प्रॉब्लम एक आ रहा है दूसरी कंपनी में जहाँ पे सेल्स के लोगों की जरूरत है, तो लर्न दैट स्किल। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। 2-3-4 साल एग्जैक्टली। या फिर जिस कंपनी में आप हैं, आप उस पर देखते फिरे मुसलसल कि यार आजकल जो पेन पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं इस कंपनी के, रेवेन्यू अर्निंग के लिहाज से, या इनका कॉस्ट कटिंग में भी समटाइम्स ले ऑफ होता है, तो कॉस्ट कटिंग क्यों करना पड़ रही है, क्या चीज़ है जिस पे ज़्यादा पैसे लग रहे थे कंपनी के और वो कम कर रहे हैं, तो आप उस तरफ तवज्जो देते हैं कि यार ये वाला काम मैं कर सकता हूँ। सो यू कनेक्ट विद द पीपल कि यार ये मेरा काम है, ये मैं कर सकता हूँ। सो जैसे हमने कहा नेटवर्किंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का एटीट्यूड आपका हो। थर्ड इज हैव एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। अच्छा, कि आप एम्प्लॉय माइंडसेट में जहन में ना गुजारें कि यार 9 to 5 जॉब होगी तो फिर ही ठीक है, आपको ओनर वाला माइंडसेट रखना होगा कि बिजनेस कैसे रन करना है, इस बिजनेस में क्या मसाइल आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक आके फर्दर चलना है। अबव ऑल जो मॉडर्न ज़माना है, आपको हर चीज़ को मुसलसल समझ लें, एवरी 3 to 6 मंथ्स अपग्रेड करना है। अच्छा, कोई नई सर्टिफिकेशन कर लें। अब गूगल की जैसे हमने बात की है, कोर्सेरा है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है, हार्वर्ड बिजनेस रेवेन्यू की फ्री सर्टिफिकेशंस हैं। अच्छा, फ्री कोर्सेज बहुत सारे हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए जाते हैं, आप वो सर्टिफिकेशंस कर लें। आईटी के बहुत सारे फ्री ऐसे कोर्सेज हैं जो आम आदमी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको जरूर पाइथन लैंग्वेज में जाके सीखें, आप अच्छे सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, तो सर्टिफिकेशन साथ जरूर करते चले जाएं। उससे आपकी समझ लें आपका जो सीवी वाला बैग है उसमें अच्छी चीज़ ऐड होती जाएगी, और जब आप डिस्कस करेंगे बैठ के इंटरव्यू में तो आप बहुत अच्छा एक अपने आप को एज प्रोडक्ट सेल कर सकें। सो ये 3-4 चीज़ें जिसको आप लेकिन फिर फवाद साहब बात वही आ जाती है ना, फिर हम ओवर हायरिंग करते ही क्यों है? अगर हमने ले ऑफ ही करना होता है या लोगों का करियर ही ख़त्म करना होता है विद द ब्लिंक ऑफ आई, तो क्या वजह क्या है फिर ओवर हायरिंग की क्यों करते हैं हम? देखिए वेस्ट में तो 1-2 वजूहत है, वो हम बाद में करते हैं। जो हमारी लोकल इंडस्ट्री की मैं मजे की बात बताता हूँ, लेट 2000 में ना, लेट 2000 में कहना चाहिए 2010 के ज़माने में, 6, 7, 8 में, जब बहुत सारे टेलीविजन को लाइसेंसेस मिले, परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त हुकूमत में थे,
उस वक्त बहुत सारी हायरिंग हुई और बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो सेठ कहना चाहिए, उन्होंने पैसा फेंका कि ये इंडस्ट्री फैल रही है, अब हमें इससे रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। लेकिन 4-6 साल गुजरने के बाद पता चला कि नहीं, इंडस्ट्री श्रिंक होना शुरू हो रही है। हाँ जी। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने मीडिया स्टूडेंट्स बहुत से प्रोड्यूस किए और बड़े अच्छे किए। जो टॉप एलीट क्लास करना चाहिए वो तो आगे कैमरे के सामने भी पीछे भी, जो बाकी लोग थे वो फिर इधर उधर होना शुरू हो गए और वही जॉबलेसनेस। तो जो टॉप पे आए वो भी कई आपके सामने टेलीविजन पूरे के पूरे बंद हो गए, उसमें फिर इनको ये करना पड़ा। तो ये ओवर हायरिंग इसलिए भी हो जाती है कि जो इन्वेस्टर है उसको लग रहा होता है कि अगले 10 साल में ये बिजनेस एक्सपेंड करेगा, इस पर मैं पैसा लगाता हूँ तो मुझे रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जाहिर है खुदा तो वो नहीं है, या उसको उतना ज़्यादा अंदाजा नहीं होता, तो समटाइम्स उनको अपना बिजनेस नुकसान पे बंद करना पड़ जाता है। रिसेंटली 1-2 टेलीविजन और भी बंद हुए, तो ये करना पड़ जाता है। फिर ऑफ कोर्स जब बिजनेस ही बंद हो गया तो फिर ओवर हायरिंग भी, ऑफ कोर्स हायर किया या ओवर हायर किया वो बंद हो गया। तो इसी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग होती है। असल में ओवर हायरिंग का वजह होती है, एंटिसिपेट करते हैं कि एक्सपैंड करेगा, जो हर बिजनेस चाहता है। लेकिन अगर वो एक्सपैंड नहीं कर रहा, वो श्रिंक कर रहा है, तो फिर उनको निकालना पड़ जाता है। तो आई थिंक डोंट वरी अबाउट इट। ये गलत अंदाजे अच्छे पैसे वालों के लिए लगते हैं, हमारे भी गलत होते हैं। सो दैट्स परफेक्टली ओके। इसको जो बिजनेस माइंडसेट है वो कहता है कि यार सिचुएशन आ गई है ना, इसके मुताबिक चेंज कर लें। सही। डोंट वरी अबाउट इट कि आपको निकाला है, या कोई कहता है कि निकाल दिया, कोई निकाला नहीं है। जो आपको कह रहा है आपको निकाल दिया, वो भी जल्दी से निकाला जाएगा कुछ अर्से के बाद। सो डोंट वरी अबाउट इट, इट इज पार्ट ऑफ द गेम नाउ। तो मतलब आपको वो अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल कर लेना चाहिए कि आप हर किसी के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक ही डोमेन में नहीं है। आप बाकी स्किल्स को भी आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, या खुद को अपडेट आपको रखना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम कि आपने आगे किस तरह ग्रो करना है। तो उस पर भी हमने आपके साथ आपको बल्कि बताया हुआ है अपनी सीरीज में, अपने प्रोग्राम्स में, कि आपने किस तरह अपनी स्किल्स जो है वो डेवलप करनी है ताकि आप अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें, अपने विद इन द कंपनी भी आप कर सकते हैं। आजकल क्या क्या हमें सीख लेना चाहिए? अगर हम उस प्रोफेशन के नहीं भी हैं तो हमें डिफरेंट प्रोफेशन की कुछ स्किल्स जो है बहुत कॉमन हो सकती हैं, वो आनी चाहिए। वो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं फवाद साहब, आप वो जाके फिजिकली भी सीख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से आप जो हमें इनलिस्ट करके बताएं जो सीखनी चाहिए हमें? सबसे पहले तो हमने इस पर मैं देखने वालों को स्ट्रेस करूंगा कि आप हमारा वो प्रोग्राम जरूर निकाल के देखें जिसमें हमने सेल्स की बात जी। हर बिजनेस की वाहिद वजह, जैसे हमने बात की है कि अर्निंग मनी होता है, तो फिर अर्निंग मनी करने वाला कोई कमाऊ पूत होता है जिसको ज़्यादा उसका हिस्सा मिलता है, ब्रेड का ज़्यादा हिस्सा मिलता है, और उनके नखरे भी होते हैं और कंपनी नखरे उठाती भी है। हाँ, वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके नखरे उठाती है कंपनी। तो वो है सेल्स स्किल्स। आपको किसी भी सूरत में, असल में सेल्स एक माइंडसेट होता है, आपको बड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है और पब्लिक डीलिंग आपकी बहुत एक्टिव होना चाहिए। यूजुअली एक्सट्रोवर्ट्स इसमें बड़े शौक से आते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स के लिए मैंने एक शेयर किया था आपके प्रोग्राम में कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक है, इसके ऊपर पूरा सॉर्ट ऑफ कह रहे हैं आर्टिकल डिटेल्ड, वो कहते हैं कि इंट्रोवर्ट्स को हायर करें क्योंकि वो लोगों को बहुत ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते। तो जब वो मिलते हैं तो फिर वो प्रिपेयर्ड होते हैं, सो वो स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू करते हैं और वो फिर सेल अच्छी कर लेते हैं। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, जितने भी लोग हैं, आप ले ऑफ होने की पोजीशन में आते हैं या नहीं आते, सेल स्किल्स जरूर डेवलप करें। आप देखें, आप जब सीवी पेश करते हैं ना अपनी किसी कंपनी को, मैनेजर को अपने बारे में बता रहे होते हैं, तो आप अपनी अपसेलिंग कर रहे होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये स्किल हर जगह पे यूज़ करना पड़ती है। हाँ। इस पर आप प्रॉपर होमवर्क करें। जैसे हमने कहा है, गूगल पर बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, उसके ऊपर बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ डॉलर्स की भी हैं और कुछ बिल्कुल फ्री हैं। आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा coursera.com है, वहाँ पर है, harvardbiz.com, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पर आपको फ्री सर्टिफिकेशन मिलती हैं। और आप लिंक्डइन पर अगर प्रोफाइल बना लेते हैं, जो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे देखने सुनने वाले हैं ज़रूर बनाएं, नए मॉडर्न ज़माने का सीवी वही है। हत्ता कि कुछ दिन पहले एक दोस्त का मैं कर रहा था उसके ऊपर, तो उसमें जब कंप्लीट करने आया तो उस पर लिखा हुआ था कि AI जनरेटेड यहाँ पर सिस्टम है। तो इतनी एक नई लाइन मैंने अभी रिसेंटली है उसमें देखी है। तो आप अपना सीवी अपलोड करें, ये सेगमेंटाइज कर देगा आपके एक्सपीरियंस को और ईयर्स के लिहाज से। आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। सो डू दैट, वहाँ पर आपकी स्किल्स अपडेट होंगी। फिर एक उसका आता है ओपन टू वर्क लिखा होता है अपनी पिक्चर, जैसे प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं ना, ओपन टू वर्क लिखा हुआ है। रिक्रूटर्स जितने भी हैं वहाँ पर, हेड हंटर्स एंड रिक्रूटर्स, उनको नजर आ जाता है कि ये बंदा काम की तलाश में है। तो ये कोई बुरी बात नहीं समझी जाती लिंक्डइन के ऊपर या कहीं पर भी। तो आप इन चीज़ों को अपडेट अगर करते हैं साथ साथ, और लिंक्डइन की प्रोफाइल को समझ लें हर 3 से 6 महीने में आपने जो नई स्किल हासिल की है, जो नई सर्टिफिकेशन की है, वो वहाँ पर अपडेट करते जाएं।
तो वो आप जैसे जैसे अपडेट करते जाएंगे, ओपन टू वर्क अगर आप हैं तो आपको खुद कंपनीज भी कांटेक्ट करती हैं। अच्छा, ठीक है। अदरवाइज जॉब्स का एक सेगमेंट है वहाँ पर, उसको आप क्लिक करते हैं तो आपकी प्रेफर्ड जॉब्स भी उसमें आ जाती वाह हैं जी जो कि लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा करती हैं। उसमें लिखा हुआ होता है ऑन साइट और आगे दूसरा होता है हाइब्रिड। अच्छा, सो अगर ऑन साइट का है तो इसका मतलब है आप उस जगह पर ऑफिस में या कहीं पे भी जाके काम कर करेंगे सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस स्किल्स के साथ भी वो कर सकते हैं। देखिए हो सकता है लेट्स अगर मैं ले ऑफ हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बड़ी टेलको से, तो हो सकता है फार्मास्यूटिकल कंपनी को जॉब की जरूरत हाँ। हो, तो वहाँ पर आप उसको ऑन साइट पे चेक कर सकते हैं अगर आप ऑफिस जाकर काम करना चाह रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि उस कंपनी ने उस ऑफिस को आपके काम को वर्क प्लेस पर भी रखा है और घर से भी आप कर सकते हैं। ओके, ओके। वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता हो। सो इस तरह की भी आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। कई कंपनीज हैं, अब मैं यहाँ पर एग्जांपल देना अजीब लगेगा लेकिन वेस्ट में अमेरिका, हाँ। यूरोप और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो कि यूरोप में आता है, यहाँ पर 4 आवर्स अ डे भी शुरू हो चुका हुआ है। अच्छा, जी जी, 4 घंटे काम करके आप घर जाएं। फिर 4 डेज अ वीक भी शुरू हो चुका है कई अच्छा। कंपनीज में। आप 3 दिन छुट्टी करें, 4 दिन काम करें। क्या बात है। सो वो अगेन मैं कह रहा हूँ दिल दुखाने वाली बातें होंगी लेकिन मैं भी पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ज्यादा है। मैं भी पढ़ रहा था जापान में कंपनी ने अपनी एक वॉच इंस्टॉल की है, अच्छा। एम्प्लॉइज को दी है। अच्छा। अब वो पहन के सोएंगे, सारा दिन वो पहन के रखेंगे। अच्छा, ठीक है। अगर आपकी स्लीप डिप्राइव्ड नहीं है, यानी आपने हाँ। प्रॉपर स्लीप ली है, अच्छा। जिसमें डीप स्लीप के 4 घंटे हैं, अच्छा। तो वो वॉच नोट करेगी। अगर आप वो पूरा करके आ रहे हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। वाह जी वाह। नींद पूरी करके आ रहे हैं तो नींद पूरी इंसेंटिव करने की। मिलेगा। क्या बात है, वाह और जी नहीं किया तो आपको फिर वो बताएगा कि आप गलत कर रहे हैं। Oh अच्छा, my ये God. कोई इतने उनके वो जैसे हम कहते हैं ना सगे नहीं है, इतना प्यार नहीं करते एम्प्लॉय से। असल में होता ये है कि अगर आपकी डेली की 4 आवर्स की डीप स्लीप नहीं है, हाँ। और एक्सटेंडेड अगर आप देखें 6 से 7 घंटे नहीं है, तो इनफैक्ट आप काम नहीं ठीक काम नहीं करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं Performance- होगी। तो उनको एट द एंड ये Exactly. चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हाँ। हो और आप डीप स्लीप लेकर आए। तो हाँ। ये बड़ी जरूरी तो है। इसलिए जैसे आपने स्किल्स की बात की थी, तो आई वुड रिकमेंड सेल्स स्किल जरूर ठीक है। करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग से जितने हो सकता है आप कोशिश वो करें और उसमें वो करें, देखें ठीक कैसे है। कैसे हो सकते हैं। कोई आईटी बेस्ड स्किल्स जरूर करें क्योंकि ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग ऐसी हो रही है जिसमें उनको कॉम्बिनेशन चाहिए। कॉम्बिनेशन चाहिए और ये सारा कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। सब ऑनलाइन मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा फवाद साहब ये मुझे बताइए कि करियर जब बन रहा होता है ना, तो उसमें बहुत से लोग करियर ब्रेक भी लेना चाह रहे होते जी, जी, हैं, जी। तो वो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? देखिए फॉर बॉयज आई मस्ट से कि करियर ब्रेक ना लें। Not करियर recommended. नॉट एट ऑल। अच्छा। करियर ब्रेक में सिर्फ इतना सा हिस्सा ले लें कि आप अगर कोई एंटरप्रेन्योरियल जर्नी करना चाह रहे अच्छा। होते हैं। लेट्स से आपको कुछ कंपनीज ने ये काम शुरू किया जो कि बहुत अच्छा, उन्होंने ले ऑफ को बजाय इमीडिएटली कट डाउन करने के, उन्होंने ये किया कि आपको गोल्डन शेक हैंड दे दें। सो गोल्डन शेक हैंड जिसको हम वो कुछ की टर्म्स होती हैं इस तरह की उसमें कि लेट्स से आपके नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय आपकी जो पे स्केल है, अच्छा। यानी जितने साल आपने किए उतने महीनों की तनख्वाहें अच्छा। प्लस आपकी जो भी प्रोविडेंट फंड वगैरह या जो कुछ भी ग्रेजुटी बन रही है, तो आपको एक अच्छी अमाउंट मिल जाती है। अच्छा। समटाइम्स इट इज़ 4 मिलियन, 5 मिलियन एंड समटाइम्स 8 मिलियन, 10 मिलियन, इस तरह का मिल जाता है। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं कोई अपना काम करके ट्राई कर लूँ 10-12 साल काम करने के बाद पैसा लगाकर, हो सकता है कि मैं अच्छा रेवेन्यू कमाना शुरू कर दूं, तो फिर आप ज़रूर ले लें, फिर आप ज़रूर करें। लेकिन वो करियर ब्रेक नहीं होगी, वो आपका एक करियर स्विच होगा। अच्छा। करियर ब्रेक नहीं होगी। अच्छा। सो दैट इज रिकमेंडेड। आप कर सकते हैं, Okay. एफर्ट करें। गॉड फॉरबिड आप फेल हो जाते हैं तो आप नई अपॉर्चुनिटी में जाकर उनको बता भी सकते हैं कि डिडंट वर्क आउट, मुल्क के हालात ऐसे नहीं थे कि बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता, या मेरा तजुर्बा नहीं था वगैरह वगैरह। सो दैट वर्क्स वेरी वेल। अच्छा। विमेन के लिए करियर ब्रेक वर्क्स। अच्छा। जी, आपके लिए चलेगा। तो खवातीन के लिए करियर ब्रेक 2-3 वजूहात पे जी, जी। एक जस्टिफाइड रीज़न कंसिडर की जाती है। शादियाँ समटाइम्स होती हैं और फैमिली से बाहर या दोस्त आपने किसी, अगर आपके जिसको हम कहेंगे लव मैरिज नहीं हाँ। हुई, तो ऐसी आपको करना पड़ जाता है कि आपको इन लॉज कहते हैं या हस्बैंड कि कहते हैं अब कि नहीं बस ब्रेक करनी, अब करना है, हाँ, आपको जॉब करनी ही नहीं है, जॉब ही नहीं करनी। तो आप अगर बिजनेस माइंडसेट या जॉब करना चाह रही हैं तो आप कहते हैं कि यार चलें इनके साथ में थोड़ी अभी सी कमिटमेंट career कर लेते break, हैं, हाँ। इतना सा कर लेते हैं, तो फिर गुफ्तगू करके हो सकता है रास्ता निकल आए। हाँ। सो दैट इज जस्टिफाइएबल अच्छा। जो आपका पॉइंट है। जी जी, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने एक दफ़ा बात की थी, इस वक्त पाकिस्तान में भी 3 से 4 कंपनीज मल्टीनेशनल्स ये ऑफर कर रही हैं कि करियर ब्रेक जिन विमेन का है वो आके अप्लाई करें। अच्छा। 3 to 5 years, 8 years अगर आपका करियर ब्रेक है, हाँ। लेकिन आपने साथ कुछ ना कुछ स्किल अपडेट की है, ओके। और पीछे आपके 6-8 साल का करियर, हाँ, 10 साल का है, करियर है। तो फिर आप करियर ब्रेक लेके तो आप अप्लाई कर सकते वाह जी हैं, वाह। और ये जस्टिफाइड रीजन कंसिडर की जाती है।
मतलब नॉट फॉर बॉयज। अच्छा, बॉयज़ के लिए नहीं है जनाब, अनफॉर्चुनेटली। वैसे भी बॉयज़ कहते हैं कि हमारे लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बॉयज़ को भी कहीं ना कहीं मिल रही होती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे बॉयज़ को बेचारों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन आपकी बात मैं इसलिए सेकंड करूंगा, मैं समझता हूँ कि बॉयज़ के लिए निस्बतन ये आसान दुनिया है, वुमेन के लिए मुश्किल है। और कॉर्पोरेट सेक्टर समेत सब जगहों पर जो स्ट्रगल खवातीन की होती है वो हमारी नहीं होती, वो बॉयज़ की तो नहीं हम ना शुक्री करें तो अलग बात, वरना उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। खैर, एम फवाद साहब से हम रुखसत लेंगे। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और कॉर्पोरेट सेक्टर में जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही होती हैं उस पर हमने आज बात की है। ख़ासतौर पर जिस तरह नौकरियों से निकाला जाता है एम्प्लॉयज़ को, वो क्यों निकाला जाता है और किस तरह आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप अगली जगह पर जा सकें और अपने आप को स्किलफुल बना सकें, उस पर हमने बात की है। और इसी नोट पर मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है क्योंकि आज वीकेंड है, वीकेंड को अच्छे तरीके से मनाइएगा, लेकिन फिर भी एहतियात के ज़रिए। तो आपसे मंडे को दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।